दोस्तों, बहुत दिनों के बाद बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आप में से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई इतने दिनों से मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाया। उसका रीज़न ये है कि मैं फंस चुका था। गेंडे ने मेरी सुपारी दे दी थी मुंबई पुलिस को और किसी भी वक्त मेरा एनकाउंटर हो सकता था। तो जाहिर सी बात है, मैं बचने की कोशिश कर रहा था, मुंबई से निकलने की कोशिश कर रहा था। निकलने की क्या, बल्कि यूं कहिए कि मुंबई से भागने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि मेरे पास दो ही रास्ते थे, एक ये कि मैं मुंबई से किसी तरह निकल जाऊं और दूसरा ये कि मैं पागलपन करूं, बेवकूफ़ी करूं, बहादुरी दिखाऊं। तो फिर मेरा अंत क्या होता? वही जो सुशांत सिंह का हुआ था। क्योंकि आप किसी भी एक आदमी से लड़ सकते हो, लेकिन पूरी मुंबई पुलिस से नहीं लड़ सकते, कानून से नहीं लड़ सकते। कानून से लड़ने का मतलब है आत्महत्या। और ये तो आप सभी जानते हैं कि मैं इतना बड़ा पागल तो नहीं हूं, इतना बड़ा बेवकूफ तो नहीं हूं कि इतनी बड़ी गलती करूंगा। तो जाहिर सी बात है, इतने दिनों से मैं अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था और किसी तरह मुंबई से भागने की कोशिश कर रहा था। और फाइनली आप में से बहुत सारे लोगों की दुआओं की वजह से मैं वहां से भाग पाया। आज मैं जिंदा हूं, आपके सामने बैठा हूं। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया कि अगर ये गेंडा अपने आप को सुपरस्टार कहता है, ये कहता है कि पब्लिक इसको पसंद करती है, तो फिर इसकी ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि एक क्रिटिक को इसको मारना पड़ रहा है। भाई, मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है। अरे भाई, अगर आपकी फिल्म अच्छी नहीं है तो मैंने कहा कि आपकी फिल्म अच्छी नहीं है। आपने फेक कलेक्शंस भी दिए, उसके बावजूद भी आपकी फिल्म डिसास्टर हो गई। इसका मतलब यह है कि आपकी फिल्म घटिया थी, पब्लिक ने आपकी फिल्म को पसंद नहीं किया, पब्लिक को आपकी फिल्म नहीं देखनी है, आप गेंडे बन चुके हो। पब्लिक ने आपकी फिल्म नहीं देखनी है तो पब्लिक को कन्विंस कीजिए, पब्लिक को बताइए कि उनको आपकी फिल्म क्यों देखनी चाहिए। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से पब्लिक ने आपकी फिल्में देखना बंद कर दिया है। मुझ जैसे एक ईमानदार क्रिटिक को मारने से कुछ नहीं होगा, मुझ जैसे क्रिटिक को मारने से आपका कैरियर वापस नहीं आएगा। अब आप में से बहुत लोग ये भी पूछेंगे कि ये गेंडा कौन है जिसने मेरी सुपारी दी थी, कौन है वो जो मुझे मारना चाहता है। ये सारी बातें आपको डिटेल में बताई जाएंगी। ये जो मेरी खामोशी है, इसको आप ऐसे मानिए कि तूफान के आने से पहले का सन्नाटा है। तूफान आएगा और दुनिया को पता चलेगा कि वो कौन गेंडा है जो मुझे मारना चाहता है, वो कौन गेंडा है जो ये समझता है कि मैंने उसका कैरियर खत्म कर दिया है। और वाकई ही कर दिया है। लेकिन दोस्तों, मैं लंदन पहुंच चुका हूं, अपने बच्चों के साथ अपने घर पर हूं। अब डेली आपको एक वीडियो देखने को जरूर मिलेगा। और आप यकीन कीजिए, इस गेंडे को भी मेरे वीडियोस देखने का बहुत शौक है। ये भी देखेगा और जब ये वीडियोस देखेगा तो इसके कानों से धुआं निकलेगा, आंखों से खून के आंसू। दोस्तों, अब आते हैं खबरों पर। एक बेचारा फ्लॉप सा एक्टर है जिसका नाम है आयुष शर्मा। उसकी एक फिल्म आ रही है रुसलान। फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ है, आप भी इस पोस्टर को देख लीजिए। शायद जिंदगी में पहली दफा आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि एक पोस्टर पर दो लड़कियां खड़ी है, लेकिन एक को लड़की बताया जा रहा है, एक को लड़का। जब यह फिल्म शुरू हो रही थी उसी वक्त की बात है, मैं आयुष के घर पर था, इसी फिल्म के बारे में डिस्कस हो रहा था। आयुष ने मुझसे कहा था कि भाई साहब, मेरी फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है, इतनी जबरदस्त है कि मैं अपने दम पर 5 करोड़ रुपए की ओपनिंग लाऊंगा और मेरी फिल्म 50 करोड़ के नीचे लाइफ टाइम तो बिजनेस कर ही नहीं सकती। मैं बहुत बड़ा स्टार हूं आने वाले वक्त का। और मैंने, आप यकीन कीजिए, उसके मुंह पर कहा था कि तू स्टार नहीं है, तू सुपर फ्लॉप एक्टर है, कुत्ता भी तेरी फिल्म देखने नहीं जाएगा। तू यकीन कर ले इस बात का, ये तेरी फिल्म जब भी रिलीज होगी डिसास्टर ही होगी। दोस्तों, ये फिल्म 26 अप्रैल को रिलीज हो रही है और इसका प्रमोशन अभी से चालू कर दिया गया है। और आप सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि आयुष का धोबी, नाई, कसाई, हलवाई भी इस फिल्म को नहीं देखेगा। पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। एक बेचारे नए निर्माता को फंसाया गया है जिसका नाम है के राधा मोहन। उस बेचारे का तकरीबन 40 करोड़ रुपया इस पर लगवा दिया गया है। उसको बेवकूफ बनाया गया है, उसको बताया गया है कि यह फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है। यह बात मैं आप लोगों को काफी बार बता चुका हूं कि जो बॉलीवुड वाले हैं, रेगुलर प्रोड्यूसर्स हैं, वो ऐसी फिल्मों पर पैसा नहीं लगाते, वो ऐसी फिल्में नहीं बनाते। उनको अच्छी तरह पता है कि इन फिल्मों की रिकवरी जीरो है, 1 रुपया भी वापस नहीं आने वाला। जो पैसा लग गया वो गटर में चला गया। तो के राधा मोहन ने भी जो पैसा लगाया है वो गटर में जा चुका है, बर्बाद हो चुका है। ये बेचारा प्लेन में बैठकर आया होगा, अब चप्पल पहनकर ट्रेन में बैठकर जाएगा। दोस्तों, आज की दूसरी खबर है अरबाज खान साहब की दूसरी शादी के बारे में। आप सभी को पता है कि मलाइका और अरबाज का डिवोर्स हो चुका है और अरबाज भाई ने दूसरी शादी कर ली है शूरा खान के साथ, जिनकी एज है तकरीबन 33 इयर्स। मैं अपने दोस्तों के साथ काफी वक्त से ये बात डिस्कस कर रहा था
कि भाई अगर ये लड़की कुंवारी है तो इसने अरबाज खान से शादी क्यों की है जो इससे 25 साल बड़ा है। लेकिन अब पता चल गया है कि शूरा खान भी पहले शादीशुदा थी, उसकी एक बेटी है 8 साल की, और शूरा की भी ये दूसरी शादी है, ठीक उसी तरह जैसे कि अरबाज खान की दूसरी शादी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों ही मेड फॉर ईच अदर हैं। दोस्तों आज की तीसरी खबर बॉलीवुड के जबरदस्त बिजनेस के बारे में है। आप सभी देख रहे हैं कि आजकल जो फिल्म भी रिलीज होती है उसी को दूसरे दिन फ्री दिखाना शुरू कर दिया जाता है, यानी कि बाय वन एंड गेट वन फ्री, यानी कि एक टिकट खरीदो और दूसरा टिकट आपको मुफ्त में मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस बिजनेस से निर्माता को कोई पैसा नहीं मिलता, जो थिएटर ओनर है उसको मिलता है। तो ये इस तरह का बिजनेस सिर्फ बॉलीवुड में हो सकता है। ये कुछ ऐसा है कि आप खुद ही रेस्टोरेंट खोलो, खुद ही खरीदो और खुद ही खाओ और खुद ही खुश हो जाओ कि भाई आपका रेस्टोरेंट बहुत जबरदस्त चल रहा है। मतलब कमाल का बिजनेस है ना भाई। ये मेरी समझ में नहीं आता कि जो कॉर्पोरेट वाले हैं ये अपना पैसा इस तरह से फिल्मों पर क्यों उड़ाते हैं। इनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि करोड़ों रुपए इस तरह से उड़ाए जाते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि आज की तारीख में कोई छोटी मोटी फिल्म भी 25-30 करोड़ के नीचे नहीं बनती, यानी कि जो नॉर्मल फिल्म है वो कम से कम 50-60 करोड़ की बनती है और उसको बनाने के बाद फिर पब्लिक को फ्री दिखाया जाता है। एक्चुअली ऐसा कुछ सबसे पहले निर्माता सुभाष घई ने किया था। कुछ सालों पहले सुभाष घई ने 2 फिल्में बनाई थी, दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज की थी और पब्लिक से कहा था कि भाई आप एक टिकट खरीदें और 2 फिल्में देखें। लेकिन पब्लिक ने घई साहब से कहा था कि अगर आप फ्री में टिकट देंगे, कोल्ड ड्रिंक देंगे, आने जाने के पैसे देंगे, सरदर्द की दवाई के पैसे भी देंगे, तब भी हमें ये आपकी वाहियात फिल्में नहीं देखनी है। इनको आपने बनाया है, आप खुद ही देखिए। उस वक्त सिर्फ एक निर्माता ने ऐसा किया था और आज तकरीबन हर दूसरा निर्माता यही कर रहा है। जियो की तो हर फिल्म के साथ तकरीबन यही होता है कि भाई एक टिकट खरीदो, एक टिकट हम फ्री में आपको देंगे। मैं फिर से आपको ये बता दूं कि ये जो स्कीम है बाय वन गेट वन फ्री का मतलब है कि जो एक टिकट आपने खरीदा है उसका पैसा जाएगा थिएटर ओनर को और जो दूसरा टिकट आपने खरीदा है उसका पैसा भरेगा निर्माता, यानी कि निर्माता को एक सिंगल पैनी भी नहीं मिलेगी। यानी कि निर्माता ने अपनी फिल्म को 50-60 करोड़ रुपए में बनाया है और वो आपको फ्री दिखा रहा है। दोस्तों आज की चौथी खबर यह है कि बॉलीवुड में शादियों का सीजन चल रहा है। आप सभी को पता है कि रकुल जैकी ने शादी की, अरबाज शूरा ने शादी की, अब पुलकित और कृति ने भी शादी कर ली है। यहां तक कि प्रियंका चोपड़ा की दूर की बहन, दूर की रिश्तेदार मीरा चोपड़ा की भी शादी हो गई है। यह अलग बात है कि मीडिया ने इसको कवर नहीं किया, किसी को पता नहीं है कि मीरा चोपड़ा की शादी हुई भी है कि नहीं हुई है, क्योंकि ना तो प्रियंका चोपड़ा आई है, ना ही परिणीति चोपड़ा आई है, ना ही मनारा चोपड़ा आई है। इनमें से किसी ने भी शादी में शिरकत करने की जहमत ही नहीं उठाई है। दोस्तों आज की छठी खबर है नवाबों की छठी औलाद सारा अली खान के बारे में, जिसको एक्टिंग का ए भी नहीं आता, लेकिन वो बेचारी एक्ट्रेस बनी हुई है। इसकी एक फिल्म मर्डर मुबारक ओटीटी पर रिलीज हुई है और जिन लोगों ने इस फिल्म को देखा है भाई साहब उनकी आंखों से खून निकल आया है, उनके कानों से धुआं निकलने लगा है। वो ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि सारा मैडम प्लीज हाथ जोड़ते हैं आपके, आप एक्टिंग छोड़ दीजिए, हम आपकी एक्टिंग देखकर पागल हो चुके हैं, आपके बस का ये काम नहीं है, आप कोई और काम कर लीजिए, कोई रेस्टोरेंट खोल लीजिए। मुझे याद है जब सारा अली खान करण जौहर के शो पर गई और करण जौहर ने पूछा कि आपको सबसे बुरा कब लगा था जब किसी ने आपकी एक्टिंग के बारे में बात की थी, तो सारा ने कहा कि के ने मेरी फिल्म देखने के बाद कहा है कि मैं तो एक्सपोज हो गई हूं, मुझे तो एक्टिंग नहीं आती। और ये बहुत ही गलत है, के झूठ बोल रहा है, मुझे तो एक्टिंग आती है। लेकिन आज सारी दुनिया कह रही है कि सारा मैडम आपको एक्टिंग नहीं आती, आप ये काम छोड़ दीजिए। दोस्तों आज की 7th खबर है चरसी नशेड़ी गंजेड़ी मनोज बाजपेयी के बारे में। आप सभी को पता है कि इसकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम है जोरम और ये फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो गई है। इस फिल्म को कुत्ते ने भी नहीं देखा। इसका जो निर्माता है मखीजा, उसका कहना यह है कि वो बॉलीवुड में पिछले 20 साल से है, उसने 20 साल में जो भी पैसा कमाया था वो सब इस फिल्म पर लगा दिया था और अब उसको 1 रुपया भी वापस नहीं मिला है। वो बैंकरप्ट हो गया है, बर्बाद हो गया है। आज की तारीख में वो रेंट पर रहने के लिए मजबूर है। पिछले 5 महीने से उसने घर का रेंट भी नहीं दिया, उसके पास साइकिल खरीदने का भी पैसा नहीं है। मखीजा का कहना यह है कि उसको नशेड़ी गंजेड़ी एक्टर मनोज बाजपेयी ने बर्बाद किया है, क्योंकि मनोज ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो इस फिल्म को कम से कम 30-40 करोड़ रुपए में बिकवा देगा और इसी भरोसे के साथ मखीजा ने अपने पैसे इस फिल्म पर लगाए थे। अब मखीजा का कहना यह है कि मैं सभी निर्माताओं से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे नशेड़ी गंजेड़ी एक्टर से दूर रहें, आप इसके साथ फिल्में ना बनाएं, ये आपको बर्बाद कर देगा। और मैं भी अपने वीडियोस में काफी बार ये
कह चुका हूं कि इन नशेड़ी गंजेड़ी एक्टरों की फिल्में कोई नहीं देखता, इनकी फिल्में ये खुद भी नहीं देखते, इनकी फैमिली मेंबर भी इनकी फिल्में नहीं देखते। भाई सीधी सी बात है, अगर इनकी फिल्में चलती, इनकी फिल्मों को भी लोग देखते, तो जो बॉलीवुड के रेगुलर प्रोड्यूसर्स हैं वो भी इनके साथ फिल्में बनाते। वो इनके साथ फिल्में नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? इसीलिए नहीं बनाते कि इनकी फिल्में कोई नहीं देखता। तो अगर आप बाहर से आने वाले प्रोड्यूसर्स इनके चक्कर में फंस जाते हो, अपने आप को बर्बाद कर लेते हो, तो ये आपकी गलती है। आप ऐसे नशेड़ी गंजेड़ी घटिया एक्टरों से दूर रहिए, अपने पैसे बर्बाद मत कीजिए। दोस्तों आज की 8वीं खबर है जया बच्चन जी के बारे में। आप सभी को पता है जया जी को बहुत गुस्सा आता है, वो किसी ना किसी को लताड़ती रहती है, किसी ना किसी को डांटती ही रहती है। और उनकी नाती नव्या एक शो क्या करती है, वो हमेशा अपनी नानी को शो पर बुलाती है। तो जया जी ने अपनी नाती नव्या के शो पर उसकी मां श्वेता को खूब खरी खोटी सुनाई है। अब क्यों सुनाई है, क्यों क्रिटिसाइज किया है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद ये पहली दफा हुआ होगा जब जया जी ने श्वेता को इतना क्रिटिसाइज किया है। दोस्तों आज की 9th खबर है साउथ के 2 सुपरस्टार्स विजय और कमल हासन साहब के बारे में। आप सभी को पता है कि मोदी जी की सरकार ने CAA लागू कर दिया है। इन दोनों ही एक्टरों का कहना है कि ये इस रूल को अपने एरिया में लागू नहीं होने देंगे। इन दोनों ने कहा है कि हम मोदी जी के खिलाफ लड़ेंगे, अदालत जाना पड़ा तो अदालत जाएंगे, लेकिन इस रूल को हमारे एरिया में लागू नहीं होने देंगे। इन दोनों के मुताबिक CAA बहुत ही गलत कानून है, इस कानून को इंडिया में लगाना नहीं चाहिए। मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि शायद इस कानून में कोई बुराई नहीं है। देखिए ये कानून ये कहता है कि जो हिंदूज बांग्लादेश में रहते हैं, अफगानिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, जो वहां बेचारे सफर करते हैं, अगर वो इंडिया आना चाहे, इंडिया की नेशनलिटी लेकर इंडिया में रहना चाहे तो रह सकते हैं। मेरे ख्याल में इसमें कोई बुराई नहीं है। भाई अगर वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान या पाकिस्तान में खुश नहीं है और वो इंडिया आकर इंडिया में रहना चाहते हैं, जबकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसकी 80% पॉपुलेशन हिंदू है, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बुराई नहीं है। उन लोगों को इंडिया क्यों नहीं आने देना चाहिए? आने देना चाहिए और उनको इंडिया में रहने देना चाहिए। देखिए इजराइल दुनिया में एक ही कंट्री है जहां यहूदियों का राज है, और इजराइल का यह रूल है कि कोई भी यहूदी वो दुनिया में कहीं भी रहता हो, वो इजराइल आ सकता है, वहां की नेशनलिटी ले सकता है और वहां रह सकता है। तो ठीक उसी तरह अगर कोई भी हिंदू दुनिया की किसी भी दूसरी कंट्री से इंडिया में आकर रहना चाहता है, तो मेरे ख्याल में इसमें बिल्कुल कतई कोई बुराई नहीं है। कहने का मतलब यह है कि तलवारें खिंच चुकी है, एक तरफ कमल हासन और विजय है, दूसरी तरफ मोदी जी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। दोस्तों आज की 10वीं खबर यह है कि सुशांत सिंह की मौत को तकरीबन 4 साल हो गए हैं और अब उनकी फैमिली मेंबर्स ने डिमांड की है कि CBI बताए कि असली वजह क्या है। सुशांत सिंह का मर्डर हुआ था या उसने खुदकुशी की थी? अगर उसने खुदकुशी की थी तो कह दीजिए कि खुदकुशी की थी, और अगर खुदकुशी नहीं की थी तो कहिए कि मर्डर हुआ था। और मेरे ख्याल में सुशांत की फैमिली के मेंबर बिल्कुल सही कह रहे हैं। CBI को बताना चाहिए कि असली वजह क्या है। हकीकत यह है कि जो मुंबई का सबसे बड़ा गैंगस्टर है उससे पूछताछ भी नहीं हुई है, उससे ना मुंबई पुलिस ने कुछ पूछा है, ना ही CBI ने कुछ पूछा है। तो कैसे पता चले कि सुशांत सिंह के साथ क्या हुआ था? अगर उस गैंगस्टर से पूछताछ की जाती तो मेरे ख्याल में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, दुनिया को पता चल जाता कि सुशांत सिंह के साथ क्या हुआ था। मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि CBI की ऐसी क्या मजबूरी है कि उस गैंगस्टर से पूछताछ नहीं कर सकती। भाई ठीक है, मैं मान लेता हूं कि चलिए मुंबई पुलिस उससे पूछताछ नहीं कर सकती, लेकिन CBI का हेडक्वार्टर तो दिल्ली में है, तो CBI को तो कम से कम उससे पूछताछ करनी ही चाहिए। दोस्तों आज की 11वीं खबर है आमिर खान और उनकी वाइफ किरण राव के बारे में। आप सभी को पता है कि कुछ दिनों पहले इनकी एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था लापता लेडीज, और यह फिल्म कुछ ही दिनों में लापता हो गई क्योंकि पब्लिक भी थिएटर से लापता ही रहे। इस फिल्म को कुत्ते ने भी नहीं देखा। यह फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो गई। इस फिल्म के रिलीज होने से पहले किरण राव बहुत उछल रही थी, बहुत कूद रही थी, क्योंकि किरण राव को यह लग रहा था कि उसकी फिल्म सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर होने वाली है। तो उसने एनिमल के बारे में खूब बुरा भला कहा था, उसने एनिमल के डायरेक्टर संदीप के बारे में भी खूब बुरा भला कहा था। लेकिन अब जब किरण की फिल्म लापता हो गई है तो किरण का कहना यह है कि वो फिल्म एनिमल को देखेंगी, वो जानने की कोशिश करेंगी कि उस फिल्म को पब्लिक ने पसंद क्यों किया, उस फिल्म में ऐसा क्या था और मेरी फिल्म को पसंद क्यों नहीं किया, मेरी फिल्म सुपर फ्लॉप कैसे हो गई। यानी कि फिल्म के डिसास्टर होते ही किरण राव की अकल ठिकाने आ गई है। दोस्तों आज की 12वीं खबर है एक्ट्रेस यामी गौतम के बारे में, जिसकी फिल्म आर्टिकल 370 बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, यानी कि यह फिल्म हिट हो चुकी है। अब यामी गौतम ने कहा है कि भाई बॉलीवुड में आउटसाइडर इनसाइडर बहुत बड़ा मुद्दा है। यही बात कंगना भी बहुत बार कह चुकी है। यामी का कहना यह है कि जो बॉलीवुड के इनसाइडर्स हैं वो आउटसाइडर्स को यहां आने देना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि कोई भी आउटसाइडर आकर यहां कामयाब हो जाए, और यही वजह है कि मुझे भी बहुत हरेस
किया गया, बहुत परेशान किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी मैं बॉलीवुड में काम करती रही। और यही वजह है कि अगर कोई आउटसाइडर अच्छा काम करता है तो उसको अवार्ड भी नहीं मिलता, उसके काम को अप्रिशिएट भी नहीं किया जाता। ये जितने भी अवार्ड शोज हैं ये सब फेक है। इसमें अवार्ड उसी को मिलता है जो जाता है, जो वहां परफॉर्म करता है। इन अवार्ड्स का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। और यही बात अक्षय कुमार, अक्की, आमिर खान भी कह चुके हैं, यही बात कंगना दीदी भी कह चुकी है। लेकिन कमाल यह है कि हर साल ये अवार्ड शोज फिर भी होते हैं, लोग इन शोज को देखते भी हैं। और जहां तक आउटसाइडर्स इनसाइडर्स का मुद्दा है तो ये 100% सच है। मैं इस बात का जीता जागता गवाह हूं कि बॉलीवुड में आउटसाइडर इनसाइडर हैं। जो इनसाइडर्स हैं वो बॉलीवुड को अपने बाप की जागीर समझते हैं, वो बाहर वालों को वहां आने देना नहीं चाहते, वो बाहर वालों को वहां कामयाब नहीं होने देना चाहते, वो बाहर वालों को मुंबई में नहीं रहने देना चाहते। और यही वजह है कि मुझे मुंबई छोड़कर भागना पड़ा। दोस्तों, आज की 13th खबर है फिल्म बस्तर के बारे में, जो इसी फ्राइडे को रिलीज हुई थी। और यह फिल्म पहले ही दिन सुपर डुपर डिसास्टर हो गई थी। पहले दिन इस फिल्म ने बिजनेस किया था सिर्फ 10 लाख रुपए का। मैं आपको ये बता दूं कि ये उसी डायरेक्टर की फिल्म थी जिसकी फिल्म द केरला स्टोरी बहुत बड़ी हिट रही थी। तो उसको ये लग रहा था बेचारे को कि अगर मैं एक और प्रोपेगेंडा फिल्म बनाऊंगा तो वो सुपर हिट हो जाएगी। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि द कश्मीर फाइल्स भी बहुत बड़ी हिट हुई थी। उसके बाद विवेक अग्निहोत्री ने एक और प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई थी वैक्सीन वार, जिसको कुत्ते ने भी नहीं देखा था। तो जो विवेक अग्निहोत्री के साथ हुआ वही द केरला स्टोरी के मेकर्स के साथ हुआ। उनकी फिल्म बस्तर का लाइफ टाइम बिजनेस होगा 1 करोड़ रुपए का। मैं आपको ये बता दूं कि इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट है तकरीबन 40 करोड़ रुपए, यानी कि ये फिल्म इस साल की एक बहुत बड़ी डिसास्टर है। और मैं इस फिल्म के बनाने वालों से ये कहना चाहता हूं कि भाई साहब, बिटौड़े में तीर कभी कभी लगता है, हर बार नहीं लगता। दोस्तों, आज की 14th खबर है टिंगू भाई आमिर खान के बारे में। सुना जा रहा है कि ये फिर से डिप्रेशन में चला गया है। आप सभी जानते हैं जब इसकी फिल्म रिलीज हुई थी लाल सिंह चड्ढा तो बहुत बड़ी डिसास्टर हो गई थी। ये बेचारा कई महीने तक डिप्रेशन में रहा था और अब इसको लग रहा था कि इसकी फिल्म लापता लेडीज बहुत बड़ी हिट होगी, क्योंकि लोग इसकी वजह से उस फिल्म को देखने जाएंगे। अरे आमिर भाई, लोग आपकी फिल्म को आपकी वजह से देखने नहीं जाते तो किसी और की फिल्म को आपकी वजह से देखने क्यों जाएंगे भाई साहब? तो कहने का मतलब यह है कि लाल सिंह चड्ढा के डिसास्टर होने के बाद तकरीबन 6 महीने के बाद आमिर खान डिप्रेशन से बाहर निकला था, अब फिर से डिप्रेशन में चला गया है। यानी 6-7 महीने फिर से लगेंगे डिप्रेशन से बाहर आने के। आएगा भी कि नहीं आएगा पता नहीं है। दोस्तों, आज की 15th खबर यह है कि नशेड़ी गंजेड़ी एक्टर मनोज बाजपेयी की एक फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है भैया जी। इसका पोस्टर रिलीज हुआ है और पोस्टर को देखकर ही मैं बता सकता हूं कि इस फिल्म को कुत्ता भी देखने नहीं जाएगा। यह फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर रहेगी। और इस पोस्टर को देखकर मैं यह भी कह सकता हूं कि इस फिल्म का नाम भैया जी नहीं होना चाहिए था, बल्कि इस फिल्म का नाम होना चाहिए था अंकल जी। ये जो भी निर्माता है, जिसने भी इस फिल्म पर पैसे लगाए हैं, मैं उससे यही कहना चाहता हूं कि भाई साहब, आपका बर्बाद होना तय है, आपका सड़क पर आना तय है, समझ लीजिए आप। दोस्तों, आज की खबर है उबले हुए अंडे अनुपम खेर के बारे में। इसकी भी एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है छोटा भीम। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ और उसको देखकर मेरी आंखों से खून निकल आया, मेरे कानों से धुआं निकल आया। मेरी समझ में नहीं आता कि ये कौन लोग हैं जो बाहर से आकर मुंबई में अपने पैसे बर्बाद करते हैं और ऐसे उबले हुए अंडे जैसे दिखने वाले एक्टरों के साथ फिल्में बनाते हैं। अब कोई इस निर्माता से पूछे कि भाई साहब, ये बात आपको किसने बताई थी कि अगर आप उबले हुए अंडे अनुपम खेर के साथ फिल्म बनाएंगे, उस पर 20-25 करोड़ रुपए उड़ाएंगे तो आपको 50-100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। अरे भाई साहब, अपनी मेहनत के पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो यार, क्यों गटर में फेंक रहे हो? वो पैसे आप गरीबों में बांट दोगे तो गरीब आपको दुआ देंगे, आपको कम से कम कुछ सवाब मिलेगा मेरे दोस्तों। आज की 17th खबर है साउथ की फेमस हीरोइन श्रेया शरण के बारे में। ये लड़की जब से साउथ में काम कर रही है तब से ही हिंदी में कामयाब होने की कोशिश कर रही है। बेचारी कभी भी हिंदी की बड़ी हीरोइन नहीं बनी, लेकिन अब इसने बहुत बड़ा कारनामा किया है। ये अपने रिक्शा वाले विदेशी हस्बैंड को लेकर मुंबई आई और वहां मीडिया के सामने उसको किस किया और दुनिया को बताया कि देखो, मेरा हस्बैंड बाहर से आया है और मैं अपने हस्बैंड को कितना प्यार करती हूं कि मीडिया के सामने ही किस कर रही हूं। श्रेया मेरी पड़ोसी है, ये ऋषिकेश से है और मैं रुड़की से हूं। मैं श्रेया से यही कहना चाहता हूं कि अगर अपनी इज्जत नहीं रखनी तो अपने एरिया की इज्जत तो रख लीजिए, कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो शर्म कीजिए। दोस्तों, आज की 18th खबर यह है कि जैसे कि मैंने कहा था कि
शैतान हिट होगी, शैतान हिट हो चुकी है। लेकिन कमाल यह है कि इसका डायरेक्टर वही है जो गणपत का डायरेक्टर था। अब ये भाई पूरे बॉलीवुड में घूम घूम कर कह रहा है कि देखो मैंने कितनी कमाल की फिल्म बनाई, शैतान हिट हो चुकी है और भाई साहब मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर हूं। लेकिन मैं इस डायरेक्टर से ये कहना चाहता हूं कि भाई साहब आप डायरेक्टर कैसे हो? पहली बात तो ये कि ये फिल्म फ्रेम टू फ्रेम कॉपी है गुजराती फिल्म वश की, और दूसरी बात यह है कि इस फिल्म का डायरेक्शन किया है विमल देवगन ने, आपने तो किया नहीं। तो भाई साहब आपको दूसरी फिल्म क्यों मिलनी चाहिए ये तो बताइए आप। हाँ, यहां ये बात मैं जरूर कहूंगा कि अजय देवगन बेचारा बहुत अनलक्की है। वो जब भी कोई फिल्म का डायरेक्शन करता है और अपना नाम डालता है तो वो फिल्म नहीं चलती, लेकिन जब भी वो किसी फिल्म का डायरेक्शन करता है और नाम किसी और का डायरेक्शन में देता है तो वो फिल्म हिट हो जाती है। यही तानाजी के साथ हुआ और यही अब शैतान के साथ हो रहा है। दोस्तों, आज की 19वीं खबर यह है कि गुलजार साहब भड़क उठे हैं। गुलजार ने कहा है कि मैं बॉलीवुड वालों से हाथ जोड़कर कहता हूं कि भाई साहब आप रॉ पर फिल्में बनाना बंद कीजिए। आपने रॉ पर फिल्म बनाने का ठेका नहीं लिया हुआ है, आप रॉ को अकेला छोड़ दीजिए। आप अपनी फिल्म किसी और कहानी पर बना लीजिए तो शायद चल जाए। ये जो बार बार आप रॉ पर फिल्म बना रहे हो ये नहीं चलने वाली है। और कमाल यह है कि गुलजार साहब की बेटी मेघना गुलजार भी बार बार रॉ पर ही फिल्म बनाती है। दोस्तों, आज की 20वीं खबर बॉलीवुड से नहीं है, बाहर से है, लेकिन इतनी कमाल की खबर है कि यह खबर आपको सुननी ही चाहिए। प्रयागराज में एक वकील है अखिलेश त्रिपाठी जी, उन्होंने कहा है कि भाई मेरे पास एक अजीबोगरीब केस आया है। केस ये है कि एक सास ने अपने दामाद से शादी कर ली है और अपनी ही बेटी की सौतन बन गई है। और बात यही खत्म नहीं हुई, बल्कि सास अपनी और 2 छोटी बेटियों को लेकर दामाद के साथ रहने लगी। दामाद ने एक और बेटी से शादी कर ली और उसको भी वाइफ बना लिया। यह सब देखकर दामाद के ससुर को गुस्सा आ गया, तो ससुर ने यह किया कि दामाद की मां से शादी कर ली। अब ये केस अदालत में है और जज साहब की भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इसका फैसला क्या करें, कौन सही है कौन गलत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो एक बेटी बची है, मेरे ख्याल में जज साहब एक दिन उससे शादी कर लेंगे और कहेंगे कि भाई आखिरी फैसला यही है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। और भाई साहब अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो कमेंट्स करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।